नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि पिछले एक हफ्ते से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया अधर में है। इस स्थिति के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर हालात अभी पूरी तरह से सुधरे नहीं। जुलाई की शुरुआत में सैनिकों को पीछे हटाने की जिस बात पर सहमति बनी थी वो कुछ हद तक ही सफल हो पाई है। अभी भी पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। मई के महीने के शुरू होते ही तनाव को खत्म करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं ने बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश की, जिसमें तय हुआ कि सभी विवादित स्थल से सेनाएं पीछे हटेंगी। 14 जुलाई को आखिरी बार बात हुई थी, लेकिन तब से अब तक सिर्फ कुछ मीटर ही सेनाएं पीछे हटी हैं। यानी बातचीत के बाद शुरुआत में जो बदलाव हुआ था अभी तक उतना ही बदलाव है और दोनों ओर से बड़ी संख्या में सैनिक बॉर्डर पर जमे हुए हैं। इसमें पेंगोंग लेक, हॉट स्प्रिंग इलाके की स्थिति तनावपूर्ण है। यहां चीनी सेना फिंगर 4 से फिंगर 5 तक पहुंच गई है, लेकिन अभी भी पहाड़ी की चोटियों पर अपने पैर जमाए हुए है। दूसरी तरफ झील के किनारों पर भारतीय सेना फिंगर 2 और फिंगर 3 पर मौजूदगी बनाए हुए है। सूत्रों की माने तो फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है वो अभी हटाने के मूड में नहीं है। झील के पास भले ही दोनों सेनाओं के बीच की दूरी 4 से 5 किलोमीटर हो, लेकिन पहाड़ी इलाके में ये सिर्फ 1 किलोमीटर की बात है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि पिछले एक हफ्ते में स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। काफी लंबे वक्त पहले चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई थी, जबकि भारत का दावा फिंगर 8 तक है। करीब 600 से 800 मीटर की दूरी पर अभी भी 40 से 50 जवान करीबी से नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले समझौते के आधार पर 15 जून को जहां झड़प हुई थी, उस इलाके में चीन 1.5 किलोमीटर तक पीछे हट गया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच की सेनाओं की दूरी 3 किलोमीटर तक हो गई। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना लंबी तैयारी कर रही है और पूरी तरह से मुस्तैद है। कुलभूषण जाधव को वकील देने के मामले में अब पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में पाकिस्तान सरकार ने आईसीजे का फैसला लागू करने के लिए जहां वकील नियुक्त करने की परमिशन मांगी है। हालांकि याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत की मदद के बिना जाधव वकील नहीं कर सकता। साथ ही पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि जाधव ने रिव्यू पिटीशन से इनकार कर दिया है। वहीं आईसीजे ने पाकिस्तान को इस फैसले पर पुनर्विचार करने और भारत को जाधव का काउंसलर एक्सेस देने के लिए कहा था। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार कोर्ट को गुमराह करने वाले पैंतरे अपना रहा है। हाल ही में जाधव से पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों ने मुलाकात की थी, लेकिन ये मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इस पर भारत ने कहा था कि ये काउंसलर एक्सेस सार्थक नहीं था, क्योंकि खुले तौर पर जाधव से बातचीत करने की इजाजत नहीं दी गई। इससे पहले 2017 में जाधव की मां और पत्नी को मिलने की इजाजत दी गई थी। अब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी अधिकारियों की उपस्थिति के बिना काउंसलर एक्सेस देने की पेशकश की है। इस बीच पाक सरकार हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में पाकिस्तान सरकार ने कहा कि कुलभूषण जाधव ने अपनी सजा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका की मांग से इनकार किया है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि जाधव भारत की मदद के बिना वकील नहीं कर सकता। अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां राजस्थान में जारी राजनीतिक जंग के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों पर शिकंजा और कसता जा रहा है। जहां फर्टिलाइजर घोटाले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी आज कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की छापेमारी सीएम गहलोत के भाई के यहां भी की गई। ईडी ने राजस्थान में जोधपुर समेत 6 जगहों, पश्चिम बंगाल में 2 जगहों, गुजरात में 4 जगहों और दिल्ली में 1 जगह पर छापेमारी की है। अग्रसेन गहलोत की कंपनी अनुपम कृषि पर किसानों के लिए रियायत दरों में खरीदी उर्वरक को अधिक दामों पर मलेशिया और वियतनाम में बेचने का आरोप है। आरोप के मुताबिक अग्रसेन गहलोत ने 2007 से 2009 के बीच किसानों के लिए ली गई उर्वरक को प्राइवेट कंपनियों को दिया। इस दौरान केंद्र में मनमोहन सरकार थी और राज्य में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। दरअसल म्यूरिएट ऑफ
पोटाश निर्यात से के लिए प्रतिबंधित है और एमओपी को भारतीय पोटाश लिमिटेड यानी आईपीएल आयात करता है, जिसे किसानों को रियायती दरों पर वितरित किया जाता है। आरोप है कि 2007 से 9 के बीच अग्रसेन गहलोत, जो कि आईपीएल के लिए अधिकृत डीलर थे, इन्होंने रियायती दरों पर एमओपी खरीदा और किसानों को वितरित करने की बजाय उन्होंने इसे कुछ कंपनियों को बेच दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2012-13 में इसका खुलासा किया। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की कंपनी ने कथित रूप से सब्सिडी वाले उर्वरक का निर्यात किया, जो कि घरेलू उपभोग के लिए था। वहीं बीजेपी ने कहा था कि अग्रसेन गहलोत की कंपनी ने देश के किसानों के लिए आयात किए जाने वाले उर्वरक पोटाश के म्यूरेट को जहां निर्यात किया है और कंपनी इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा कि ये सब्सिडी की चोरी का एक स्पष्ट मामला है और ये सब 2007 से 9 के बीच हुआ, जब कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए केंद्र में सत्ता में थी। उस समय अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जिस तरह से सस्ती दर पर उर्वरक का निर्यात किया गया, संदेह उठता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है। हालांकि अग्रसेन गहलोत ने उस वक्त भी सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। अब इस मामले में ईडी की जांच हो रही है। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले आयकर और ईडी ने गहलोत के करीबियों पर छापेमारी भी की थी। कोरोना संकट और सावन के महीने को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण के डर से सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा ना की जाए। इसके अलावा यूपी की डीजीपी की तरफ से भी जहां इस तरह एक पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं का भी ध्यान रखने का ख्याल करने की बात कही गई है। पत्र में यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कुर्बानी के दौरान गोवंश की हत्या से कई बार पहले भी सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। गाइडलाइन में कहा गया कि पुलिस लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करे, सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखे, भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से ले। और सबसे खास बात यह है कि इस बार ड्रोन के इस्तेमाल के लिए भी कहा गया है। पत्र में लिखा गया कि मिश्रित और संवेदनशील इलाके में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाए। गोवध और गोवंश के अवैध परिवहन पर पूर्ण प्रभावी नियंत्रण करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं। खुले स्थान में कुर्बानी, गैर मुस्लिम इलाकों में खुले रूप से मांस ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। पत्र में पुलिस अधिकारियों को कहा गया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी की अफवाहों से इलाके में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखा जाए। बकरीद का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा और ये 3 दिन तक मनाया जाता है। ऐसे में यूपी के डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा है। और फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।